डॉलर पीक आउट हो गया था जनवरी 25 में, और उसके बाद हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस अनसर्टेनिटी डॉलर इज नाउ एक्चुअली वेरी वीक. सो इंडिया टिपिकली जो फिक्स्ड एसेट जो है, जिसमें रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट सब आ गया, तो करीबन $1 ट्रिलियन का हम फिजिकल एसेट रोज हर साल क्रिएट करते हैं. चाइना जो है वो $7 ट्रिलियन अभी भी क्रिएट कर रहा है. तो उस तरह की कैपेसिटी को हम थोड़ा भी यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमारे लिए तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा. यूएस को अभी क्लियरली दिख रहा है कि चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट टू यूएस सुप्रीमेसी. पॉजिटिव ये है कि हम कभी 3% या 2% जीडीपी के नीचे, ग्रोथ के नीचे गए ही नहीं. उसका फ्लिप साइड ये भी है कि हम 10-12% भी नहीं गए, लेकिन हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो आई थिंक अमॉन्ग्स द वर्ल्ड्स बेस्ट है. सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है. आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड स्टॉक मार्केट के, भारत के कैपिटल मार्केट के दिग्गज. 30 साल का उनका एक्सपीरियंस है. फंड मैनेजर से स्टार्ट हुए और कई जगहों पर काम किया इन्होंने. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हुई वो शुरू से ही उसके साथ रहे, और जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो हुई वो भी ग्रो होते रहे. इनकी खास बात यह है कि अगर आप असली में स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं तो इनको जरूर सोशल मीडिया पे फॉलो करिए. मैं करता रोज बहुत ही अच्छा रिसर्च ड्रिवन आपको एनालिसिस देते हैं. और मिहिर वोरा जो सीआईओ हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिहिर. धन्यवाद. आने के लिए, यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए. ऑनलाइन तो बहुत बात हुई आपके साथ, लेकिन फेस टू फेस अब बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे मुलाकात हो रही है और बात करने का मौका मिल रहा है. तो ये बताइए सबसे पहले कि श्री डोनाल्ड ट्रंप से कितने नाराज हैं आप? सबसे पहले तो विवेक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक विथ यू. आपसे बात करके पता नहीं कॉन्वर्सेशन कहाँ कहाँ चली जाती है. ऑलवेज इंटरेस्टिंग. सो थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन. डोनाल्ड ट्रंप से नाराजगी तो अब हम तो बहुत छोटे हैं, नाराजगी क्या करें. वी कैन ओनली रिएक्ट टू व्हाट्स हैपनिंग एंड प्रोसेस व्हाट्स हैपनिंग. और जो उन्होंने किया है वो मैं कहूँगा कि एक बहुत ही दुनिया में गेम चेंजिंग इवेंट उन्होंने आई वुड से ट्रिगर किया है. क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि यूएस की जो जो लीडिंग पोल पोजीशन थी उसमें एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है. ओके. ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट फॉर्मेशंस, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज जो है वो अपनी स्ट्रेटजी खुद से बनाने के लिए फोर्स हो रहे हैं. ऐसे कहते हैं ना, इट्स ईच मैन फॉर हिमसेल्फ. तो सारी जो बड़ी कंट्रीज हैं या ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज हैं, उन्हें अभी ये लग रहा है कि एक जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, जहाँ पे एक एक ऑर्डर, एक नॉर्म्स ड्रिवन, प्रिंसिपल्स ड्रिवन, ओपन डेमोक्रेसी ड्रिवन जो रिलेशनशिप्स थे, अंडरस्टैंडिंग्स थे, नॉर्म्स थे. देखो, लॉ एक होता है और नॉर्म एक अलग होता है. तो एक जो बिहेवियर की जो स्टाइल थी, कंट्री एक दूसरे से कैसे एंगेज करेगी, किस तरह से फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी के से बातें करेंगी, वो सब उल्टा पुल्टा हो गया है. तो अब बेसिकली सारी जो बड़ी कंट्रीज हैं वो अपने हित में क्या है उसके हिसाब से अलग अलग डील्स अलग अलग नेशन से कर रही हैं, और बहुत फास्ट पेस पे हो रहा है. ये एक डिसरप्शन है. लेकिन हमने देखा है कि देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी इन केओस. और मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत में जो हम कहते हैं 33 कोटि भगवान है. तो टिपिकली हमने देखा है कि कोई ना कोई भगवान तो हमारे लिए हमारी देखभाल कर ही लेते हैं. तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, खास करके जहाँ पे इन द रिलेटिव स्कीम ऑफ थिंग्स हम शाइन आउट कर रहे हैं. क्योंकि हमारी जो हमेशा जो नॉन अलाइंड पोजीशन रही है, हम सबसे दोस्त हैं. यूएस से तो हमारे ट्रेडिंग चलता ही है,
दे आर द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ आवर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आईटी सर्विसेज। बहुत बड़ी हमें पॉजिटिव ग्रोथ मिली है पिछले 25 साल में यूएस को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके। तो दैट वी कैन नॉट टेक इट अवे, दैट्स वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हमें यूएस का अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इतना ओपन तरीके से हमें हमारी सर्विसेज को इंपोर्ट किया है, और उससे कितने करोड़ों जॉब्स क्रिएट हुए हैं। हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट में उसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप तो हमारी चली रही है। बीच बीच में टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस से कभी कभी मैं कहूँगा खलेल आती है, बट ओवरऑल हमारी रिलेशन यूएस से ठीक है। रशिया से तो हमारी रिलेशनशिप वैसे ही ठीक है, देवर आवर लार्जेस्ट आर्म सप्लायर्स। अभी भी हमारी जो डिफेंस इक्विपमेंट है काफ़ी सारी रशियन ओरिजिन की है। चाइना जिसके साथ हमारी बार बार प्रॉब्लम होती रहती है बॉर्डर पे, खास करके उससे भी हमारी ट्रेड रिलेशन तो ठीक ही है। वी इंपोर्ट द लार्जेस्ट हम अमाउंट, उनसे इतना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम्म, इवन आफ्टर बीइंग सो एडवर्सरियल एट टाइम्स। तो एंड अब जापान तो एनीवे हमारा दोस्त है। यूरोप के साथ भी हमारा ठीक चल रहा है। हम यूरोप से डिफेंस इक्विपमेंट भी इंपोर्ट करते हैं, हमारे यूरोप में एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी जाते हैं। तो हमारी रिलेशनशिप एज अ लार्ज कंट्री, एज अ लार्ज ओपन ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी सारी कंट्रीज के साथ ठीक है। और सबसे जो लाइमलाइट में है अभी, जो है फोकस यूएस का है, चाइना से है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यूएस को अभी क्लियरली दिख रहा है कि चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट टू यूएस सुप्रीमेसी। तो यूएस का जो नंबर वन वर्चस्व है डिफेंस में, इकोनॉमी में, उसका जो अगर कोई कंपटीशन है तो चाइना है। और यूएस अब रियलाइज कर रहा है कि 1990 से जब यूएस और यूरोपियन कंट्रीज, खासकर जो ऑल द डेमोक्रेसीज जो थी वर्ल्ड की, उन्होंने ऐसा सोचा कि हम चाइना को अगर एंगेज ज़्यादा करेंगे तो चाइना ग्रेजुअली ओपन अप होगा, और जो कम्युनिस्ट सिस्टम है वहाँ का, वो भले नाम से कम्युनिस्ट है बट वो ओपन अप करके दुनिया से ज़्यादा इंटीग्रेट होगा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा, और इट विल ऐड टू द वर्ल्ड स्टेबिलिटी सो टू से एंड वर्ल्ड ग्रोथ। लेकिन हुआ क्या कि चाइना ने सब बेनिफिट्स तो ले लिए ओपनिंग अप के, लेकिन अपने आप को वैसे देखे तो क्लोज रखा। उन्होंने अपनी करेंसी को वीक रखा, उन्होंने अपनी वेजेस को, लेबर को कंट्रोल में रखा टाइट रेगुलेशन से। उन्होंने अपने इंटरेस्ट कॉस्ट जो थे वो आर्टिफिशियली लो रखे, बैंकिंग सिस्टम को ओपन अप नहीं किया। उनका सिंगल फोकस यह था कि कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन चाइना में करके दुनिया को कोई भी भाव पे एक्सपोर्ट करें। तो दुनिया को ये तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सस्ती चीज आने लगी। 25-30 साल से जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में है दुनिया में, वो काफी हद तक चाइना की वजह से है। तो चाइनीज एक्सपोर्ट्स ने एक तो हमें बहुत सेंस ऑफ कंफर्ट दे दी, और अच्छा सब ठीक चल रहा था। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि चाइना ने इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री दुनिया को खाली कर दिया है। इतनी सारी इंडस्ट्रीज अब ऐसी हैं कि जो 80, 90, 100% ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ चाइना में हो रही है। या चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे वो केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स में हो, सेमीकंडक्टर्स में हो, काफ़ी सारी चीज़ों में चाइना का इतना स्ट्रांग होल्ड हो गया, इतना स्ट्रांग पकड़ है कि दे कैन एक्चुअली होल्ड द वर्ल्ड टू रैंसम। दूसरा ये भी है क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी सोफिस्टिकेटेड बना दी उन्होंने 20, 25, 30 साल में। तो अब कई कई सारी फील्ड्स में तो वो यूएस और यूरोप से भी आगे निकल गया है। तो ये सडनली लोगों को लगने लगा है कि चाइना ने वन साइडेड बेनिफिट लिया है, अपने आप को ओपन अप नहीं किया। चाइना में अगर किसी को फैक्ट्री डालनी है तो खूब सारे लोकल पार्टनरशिप के रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है। तो चाइना ने सारी कंपनीज को तो बुला लिया, जॉइंट वेंचर करवा लिया, और सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कॉपी कर लिया। तो और उसको उस पर बिल्ड करके आगे भी निकल गए। तो अब सडनली लोगों को लग रहा है, दुनिया को खासकर रियलाइज हो रहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। You cannot have a closed country which is so powerful that even militarily you can feel threatened. तो मेरे ख्याल से ये एक सी चेंज है माइंडसेट में। जिस तरीके से यूएस कर रहा है शायद ठीक नहीं है, बट क्या ये जरूरी था? प्रोबेबली ये आज नहीं तो कल होना ही था, राइट? हमने कोविड के टाइम पे फॉर एग्जांपल रियलाइज किया कि 100% जो वर्ल्ड की पेनिसिलिन है वो चाइना में बनती है। यूरोप, यूएस, इंडिया में भी पेनिसिलिन की कैपेसिटीज थी 90s तक, लेकिन चाइना ने इतना डंपिंग किया कि सारी कंपनीज बंद हो गई और प्रोडक्शन पूरी चाइना में शिफ्ट हो गई। लेकिन कोविड जैसे टाइम पे जब जरूरत पड़ी तो चाइना ने सप्लाई कंट्रोल करना शुरू कर दिया। वो खुद के लिए पहले यूज करना चाहता था, ठीक है, बट दैट्स अ रिस्क।
सो दुनिया की भी आंखें खुल चुकी है और ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये टर्बुलेंस आ रही है। ट्रम्प जिस तरीके से कर रहे हैं शायद वो एक बहुत ही ब्लंट तरीके से कर रहे हैं, बहुत शौक की तरह से कर रहे हैं। शायद इसको स्प्रेड आउट करके 5-10 साल की एक प्रोजेक्ट बनाते थे तो बेटर है मेरे ख्याल से। अल्टीमेट बाय द वे मुझे लग रहा है कि एंड गेम तो यही रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा शौक दुनिया ले नहीं पाएगी। इनफैक्ट आपने जो April 2 के अनाउंसमेंट देखे थे ट्रम्प के, उसके कंपैरिजन में काफी सारी बैक ट्रैकिंग तो हो चुकी है, राइट। अब तो 90 डेज का मोरेटोरियम दिया है, अभी फॉर द टाइमिंग 10% फॉर मोस्ट कंट्रीज इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाए हैं, चाइना के लिए अलग ट्रीटमेंट है। तो मेरे ख्याल से काफी सारी बैक ट्रैकिंग तो हुई है, लेकिन क्या ये चेंज परमानेंट है? मुझे लगता है परमानेंट है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और उसमें मुझे लगता है कि इंडिया को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, बट दैट इज ऑन द इकोनॉमिक्स पार्ट। मार्केट में क्या होगा? आई थिंक दैट वुड बी द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इनफैक्ट आपसे ये भी पूछना चाहता था Correct. वीर, कि आपने इतनी ऐसे डिसरप्टिव इवेंट्स देखे हैं अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल, बिल्कुल। और कहते हैं कि जिंदगी में कई चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, और चाहे वो कारगिल युद्ध हो, चाहे वो हमने जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए, चाहे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जिसमें आप उस वक्त बिल्कुल मिडिल में मतलब थे, ये सब, और अभी हाल में कोविड, जब सबने कहा कि दुनिया ही शायद खत्म हो जाएगी। और तो ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे इवेंट्स, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऐसे होते रहेंगे। लेकिन घबराहट, फियर, एंग्स्ट आज भी वैसा ही है जैसे शायद पहले होता था। बिल्कुल। तो क्या एक निवेशक को, क्योंकि कहीं आपको तो सैकड़ों आई होंगी, हम जैसों कोई 2, 10, 15, 20, 25 कॉलें आ गई कि क्या किया जाए, तो वो फेयर का सिलसिला जो है ऐसा ग्रिप हुआ इस बार भी। बिल्कुल। तो निवेशक क्या, मतलब आपके मुताबिक क्या, किस तरह से, क्योंकि आप तो मैनेज करते हैं उनके पैसे, तो किस तरह से बिहेवियर रहा है आपके मुताबिक, और क्या करना चाहिए? हर बार जब कोई हादसा हो आप निकल जाओ, वो सही नहीं है। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली। तो जैसे आपने सही कहा कि इतनी सारी क्राइसिस हमने देखी है, उसके भी अगर उसके टेक टेक जो उदाहरण था, टेक बस्ट हुआ था, जो 90% स्टॉक प्राइसेस गिरे थे, 80% स्टॉक प्राइसेस गिरे थे। उसके पहले हमने एशियन क्राइसिस देखी 1998 में, जहाँ पे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस जो स्कैम देख लिए कि स्कैम सरकारी देख लिए, का बिल्कुल। स्कैम। तो बट हर चीज में यही डिसाइड करना है हमें कि पहले तो मैं ग्लोबल सिचुएशन के बारे में बात करूं और फिर इंडिया के मार्केट के बारे में बात करूं। ग्लोबली हमने ये देखा है कि टिपिकली सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स जो होती हैं, वो ऐसी जब क्राइसिस आती है तो ऑलवेज स्टेप इन करती है, फिस्कली स्टिमुलस देके या मॉनेटरी स्टिमुलस देके इसको काउंटर हमेशा किया गया है। और ये खास करके मैं कहूँगा 1998 के बाद ये लेसन गवर्नमेंट्स ने और सेंट्रल बैंक्स ने सीखा है कि to let the market function in a normal way and let the blood letting happen immediately or over a period of time, ये एक अप्रोच है। लेकिन 1929 के लेसन से ये भी सीखा गया था कि अगर आप बिल्कुल कुछ ना करो तो ये डिप्रेशन में जा सकता है इकोनॉमी। तो वो काउंटर सिक्लिकल मेजर्स लेना चाहिए, वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स ने सीख लिया है। तो हमने हमेशा देखा है कि जैसे बड़ी क्राइसिस जब भी होती है तो ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट फिजिकली और मॉनेटरी सपोर्ट देती है इकोनॉमी को और बैंकिंग सिस्टम को। और इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम को आप सपोर्ट दोगे तो मार्केट को तो सपोर्ट अपने आप मिल ही जाता है। तो ये एक आई थिंक ट्रूथ है, स्पेशली आफ्टर 1973 जब गोल्ड स्टैंडर्ड निकल गया है तो इट्स बिकम इवन मोर इजी टू प्रिंट मनी, राइट। तो मनी प्रिंटिंग शुरू हो जाती है जब भी ऐसी बड़ी कोई क्राइसिस होती है। हमने 1998 में भी देखा, हमने 2000 में भी देखा, हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में तो और भी ज़्यादा देखा, सबसे ज़्यादा देखा, राइट। और कोविड के टाइम पे उससे भी ज़्यादा देखा। आप आपको एक एक स्टैटिस्टिक में बताऊं तो जो फिजिकल स्टिमुलस यूरोप और यूएस ने कोविड के टाइम पे किया था 2020 और 2022 तक लेके, वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में जो हुई थी उससे तो बड़ा था ही। वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के
कंपैरिजन में था। तो लास्ट जो फिस्कल स्टिमुलस इतना बड़ा जो हुआ था वो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे हुआ था। तो इतनी सारी मैं कहूँगा एम्यूनिशन यूज करी गवर्नमेंट्स ने मार्केट्स और इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक जो टूल किट है वो सेट है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक्सट्रीम पैनिक होती है तो हमेशा लेना ही चाहिए, क्योंकि नोबडी वांट्स अ डिप्रेशन। और अगर ऐसी क्राइसिस में सपोर्ट ना मिले बाजार को, बैंकिंग सिस्टम को खास करके, तो डिप्रेशन में इकोनॉमी जा सकती है, जो जरूर नहीं है करना। नाउ दैट वी नो के टूल किट है, तो ये ग्लोबली हमने देखा है। इंडिया ने एक्चुअली देखें तो बहुत ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट किया है, राइट। चाहे वो पोखरण ब्लास्ट के टाइम पे हो, चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और इवन कोविड के टाइम पे हमने कोई भी चीज एक्सट्रीम में नहीं करी। तो हमारी पॉजिटिव ये है कि हम कभी 3% या 2% जीडीपी के नीचे, ग्रोथ के नीचे गए ही नहीं। उसका फ्लिप साइड ये भी है कि हम 10-12% भी नहीं गए, लेकिन हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो आई थिंक अमॉन्ग्स द वर्ल्ड्स बेस्ट है। दूसरी चीज स्ट्रक्चरल मैं कहूंगा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तो 2008 में हुई थी, आज वी आर इन 2025। इन द मीन टाइम एक बड़ी चीज ये हुई है कि एक तो हमारी जीडीपी की साइज बहुत बढ़ गई है, सेकेंड इज जो सर्विसेज, खास करके आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट है, वो बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यूअसली ग्रो करी है। तो उसकी वजह से जो हमारी स्ट्रक्चरल जो ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो एक्चुअली काफी नीचे आ गई है। दूसरी चीज ये हुई क्योंकि हमारी जीडीपी की साइज तो बड़ी है, लेकिन हमारे ऑयल इंपोर्ट का जो बिल है वो कांस्टेंट रहा है। तो हमारी सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी थी जो, वो ऑयल इंपोर्ट्स की थी। और 2008 में हमने देखा था, और 2013 में भी हमने देखा, जब ऑयल प्राइस सडनली स्पाइक अप हुए थे, $70 से लेके $110 गए थे, तो इंडिया की सिचुएशन काफी वीक हो गई थी। लेकिन 2013 से लेके 2012 तक हम देखें तो हमारे ऑयल इंपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं, और सर्विसेज एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो एक्सटर्नल वीकनेस थी ऑयल के कारण, जो खास करके, वो काफी कम हो चुकी है। तो वी हैव बिकम अ फार फार लेस फ्रेजाइल इकोनॉमी कंपेयर टू बिफोर। और हमारी जिस तरह से डेमोग्राफिक्स है, हमारी जिस तरह से पॉपुलेशन की है जो ग्रोथ, इनकम लेवल्स की ग्रोथ है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी काफी रेजिलेंट हो चुकी है। तो कंपेयर टू 10 years और 20 years ago, इंडिया इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस एक्चुअली स्टैंड्स आउट मच बेटर देन बिफोर। तो इंडिया की सिचुएशन वैसे ही स्ट्रांग है स्ट्रक्चरली। हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट और भी कम हो जाएगी, मैं कहता हूँ जीरो भी हो सकती है इन द नेक्स्ट 5-7 years, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट्स कम ही होंगे, क्योंकि हम रिन्यूएबल्स पे इतना ट्रस्ट दे रहे हैं। तो जिस तरह से हम सोलार, विंड, हाइड्रो पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 25,000 गीगावाट्स, 25 गीगावाट्स पर एनम हम कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। तो हमारी इंक्रीमेंटल एनर्जी नीड सारी रिन्यूएबल से आ रही हैं, वो तो फ्री है, सोलार वगैरह। तो उसकी वजह से भी हमारी स्ट्रक्चरल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो मुझे लगता है कि इंडिया की पोजीशन वैसे ही स्ट्रांग है मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोर इम्पोर्टेंटली इंडिया की पोजीशन जियोपॉलिटिकली तो और भी स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि अगर 70% 80% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है, उसका अगर मल्टीनेशनल्स डिसाइड करें कि 5 या 10% या 20% हमें चाइना से बाहर निकालना है, तो उसका आधा भी हमें मिल गया तो बहुत ज्यादा है। चाइना की इकोनॉमी की साइज हमारे से 5 गुना ज्यादा है, राइट। और चाइना जिस तरह से फिजिकल एसेट्स क्रिएट करता है आज भी, वो इंडिया से 7 गुना ज्यादा है। सो इंडिया टिपिकली जो फिक्स्ड एसेट जो है, जिसमें रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट सब आ गया, तो वो करीबन $1 ट्रिलियन का हम फिजिकल एसेट रोज हर साल क्रिएट करते हैं। चाइना जो है वो $7 ट्रिलियन अभी भी क्रिएट कर रहा है। तो उस तरह की कैपेसिटी को हम थोड़ा भी यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमारे लिए तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा जो भी रिक्वायरमेंट्स है। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है मुझे, मेरे ख्याल से। अमेरिका की जो एंड गेम करंट सिचुएशन में मैं कहूँगा, तो मुझे जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी काफ़ी सारी बैक ट्रैकिंग तो हो चुकी है। तो जो 2 अप्रैल को अनाउंसमेंट किए थे, वो मैं कहूँगा अनसस्टेनेबल तो थे ही पहले। मुझे तो पहले से लग रहा था कि ये तो रिडिकुलस नंबर लग रहा है, कोई इसका कोई हेड और टेल नहीं लग रहा था मुझे वो नंबर्स का। और 10 दिन में समझ में भी आ गया कि अमेरिकी मार्केट, मैंने स्टॉक मार्केट, अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम, अमेरिकी बिजनेसेस और अमेरिकी कंज्यूमर्स,
उनका जो पेन पॉइंट, कहाँ तक वो पेन सह सकते हैं, वो हमें पता चल गया है। तो उस उनके कार्ड्स ओपन अप हो चुके हैं। और क्योंकि 10-15 दिन में अप्रैल 2 ऑनवर्ड्स इतनी सारी फीडबैक मिल चुकी है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सिस्टम को, तो उन्हें भी आई एम श्योर क्लियर आइडिया आ गया है कि कितना दर्द सह सकते हैं लोग। क्योंकि टैरिफ्स, अब इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ाओगे तो हर चीज का भाव तो बढ़ने वाला है। वो अब अमेरिकन कंज्यूमर्स को रियलाइज होना शुरू हुआ है। स्टार्टिंग में जब अनाउंस किया था तो सब खुश थे कि चलो ये तो देशभक्ति का काम है, हम मैन्युफैक्चरिंग यूएस में करेंगे तो जॉब्स क्रिएट होंगी। बट ओवरनाइट तो नहीं हो सकती ना। हाँ, बात वही। तो और चीज उन्हें भी अभी समझ में आ रहा है कि ये एक फेज प्रोसेस होना चाहिए। एंड गोल सही है, बट दिस इज नॉट द वे। बहुत भारी लेवल पर अगर आप एकदम से डिसीजन लें, और वही इन्वेस्टिंग की भी बिल्कुल वही चीज है ना कि एक दिन में पैसे आपके डबल नहीं नहीं हो सकते। तो ये बताइए। हाँ, सर sorry, मैं हाँ, एक ये मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस की बात करूं तो जैसे मैंने कहा, एंड गोल तो जरूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, अमेरिकी मिडिल क्लास हॉलो हो चुका था। पिछले 25 साल में अमेरिकी मिडिल क्लास की जो रियल सैलरीज हैं वो ग्रो नहीं करी है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो डिटीरियोरेट वहाँ हो ही रहा। तो ये जरूरी है। बट इंडिया ने भी ये रियलाइज किया कि ऑयल और गोल्ड तो जैसे मैंने किया, हमारे बड़े इंपोर्ट्स हैं, लेकिन थर्ड बिगेस्ट आइटम हमारी हो चुकी थी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इंडिया ने भी ये रियलाइज किया कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कमर्शियल कंप्यूटर्स, ऑल द इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर सब आ जाता है उसमें। तो ये अगर इस तरह से रहा तो ऑयल से भी बड़ा ये इलेक्ट्रॉनिक हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। तो हमने 7 साल पहले डिसाइड किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स को हमें इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू करना है। बट ऐसे ओवरनाइट तो हो नहीं सकता, जैसे हमें पता है। तो वी स्टार्टेड विद द बेसिक स्टफ। सबसे बड़ा आइटम क्या था? मोबाइल फोन्स। तो सबसे लो एंड मोबाइल फोन्स को हमने असेंबल करना शुरू किया, राइट। उसमें एक इकोनॉमी ऑफ स्केल बनाया, लोकल कंजम्पशन में सप्लाई किया, फिर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। बट ये होता है ना कि एक बार आप, डोमेस्टिक मार्केट आपकी इतनी बड़ी है और एक बेसिक चीज आप करना शुरू करते हो, तो फिर उसकी इकोसिस्टम डेवलप होती है, राइट। तो कोई मोबाइल पहले तो सब इंपोर्ट करके असेंबल करते थे। फिर क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल आई तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो थी उन्होंने, किसी ने केस बनाना शुरू किया, किसी ने बटन बनाना शुरू किया, किसी ने चार्जर बनाना शुरू किया। तो वो सिंपल जो लो एंड 2G 3G फोन्स थे, वो हम सारे कंपोनेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए। फिर वी ग्रेजुएटेड टू स्मार्टफोन्स। और अब विद इन 5 to 7 years हम देखें तो आज तो हम आईफोन्स भी एक्सपोर्ट करने लगे इंडिया से। जो एक कंपनी है, कोई तो ग्लास बनाना शुरू कर दिया है, जो कैमरा के जो होते हैं, कैमरा के असेंबली बनाना शुरू कर दिया। तो एक बार आप लाओगे तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दोगे तो इकोसिस्टम बन जाती है। तो हमने, आई थिंक वी वेंट अबाउट द राइट वे। यूएस को भी शायद इस तरह से करना चाहिए, और हमने भी राइट इंसेंटिव्स दिए, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी करके नहीं। वी सेड आप डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करो तो हम आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देंगे, पीएलआई देंगे। PLI जो स्कीम थी। तो इंडिया ने एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सेक्टर को टारगेट किया और इसकी इकोसिस्टम बन चुकी है, और आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सिमिलरली इसमें सक्सेस देख के हमने बाकी सेक्टर्स में भी किया। ऑटो कंपोनेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, सब चीज के लिए हमने टारगेटेड पीएलआई देके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का काम किया। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ यूएस में करें तो इट्स मोर प्रैक्टिकल। मिहिर, जो FIIs हैं, हमारे टाइम में उन्हें FIIs कहते थे, अब FPIs कहते हैं, लेकिन उन्होंने लाखों करोड़ रुपए अगर देखें पिछले 1 साल में निकाले। और थैंकफुली अब क्योंकि हमारी जो अपनी डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर, DIIs जिनको कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है कि काफ़ी हद तक उसे अब्जॉर्ब कर लिया। तो 2 सवाल। पहली बात, ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों इतने, अगर भारत एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी बाकी देशों के कंपैरिजन में कहीं बेटर है, और बाकी वर्ल्ड में इतना टर्मोइल है जहाँ यहाँ नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ आपके मुताबिक? और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि इधर इधर से जब ये चेंज होगा तो थोड़ा भी अगर आएगा तो बहुत फर्क पड़ सकता है। अब ये जब लाखों करोड़ गए, क्योंकि ये तो फ्लूइड पैसा होता है, ये वापस भी आ सकता है। बिल्कुल। और इसका अगर थोड़ा भी हिस्सा वापस आया तो हम कहीं और पहुंच जाएंगे बाजार। उनका थोड़ा हमारे लिए काफी है। काफी है। बिल्कुल। तो ये जरा बताइए। हाँ, तो अ, 2-3 चीजें मैं कहूंगा। एक तो थोड़ा स्टेप बैक अगर करें तो जो एफआईएस की सेलिंग आई, मेरे ख्याल से बड़ी सेलिंग सितंबर 2024 ऑनवर्ड से शुरू हुई। हाँ। सब उसके पहले अगर देखें 2024 के कैलेंडर ईयर में ही, जनवरी से लेकर अगस्त तक इन्फ्लोज थे।
ओके। सितंबर से लेके जनवरी फरवरी में बहुत ही बड़ी सेलिंग आई उनकी, राइट। ये क्यों हुआ? द पिवटल रीजन, द मेन जो रीजन था वो डॉलर स्ट्रेंथ का था। ओके। और उसको मैं इधर थोड़ा डिटेल में जाऊं तो क्या हुआ था कि यूएस ने पोस्ट कोविड इतना ज्यादा स्टिमुलस किया था, जैसे मैंने कहा ना कि यूएस ने वर्ल्ड वॉर टू में जितना स्टिमुलस किया था उतना स्टिमुलस पोस्ट कोविड किया। तो यूएस ने जिस तरह से स्टिमुलस किया तो उनकी फिस्कल डेफिसिट और फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट बहुत ही एक्सप्लोड होगी। बैलेंस शीट एक्सप्लोड का मतलब क्या है कि उन्होंने डेट इश्यू करके पैसे खर्चे, राइट। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट चेक्स दे दिए, उन्होंने फ्रीबीज दे दी, उन्होंने सब्सिडीज दे दी मासिस को फिस्कल स्टिमुलस में। ये प्रेसिडेंट बाइडेन के रूल में ज्यादा हुआ था। तो उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट कंटिन्यूस बढ़ी और अनफॉर्चुनेटली ये 2023-24 में भी कंटिन्यू रहा है। जो कोविड खत्म भी हो गया उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यूएस की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा बढ़ी और यूएस का डेट जो था वो एक्सप्लोड हो गया, बहुत ही ज्यादा डेट इश्यू किया। 2023 के मिडिल में फेडरल रिजर्व ने कहा कि चलो अब तो ठीक हो गया है, तो हम जो इंटरेस्ट रेट, एक अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट्स का रेजिम रखा था बिकॉज ऑफ स्टिमुलस, वो बढ़ाना शुरू किया, राइट। सो नॉर्मली क्या होता है, और फेडरल रिजर्व जब रेट्स बढ़ाता है तो वो शॉर्ट टर्म रेट्स बढ़ाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि शॉर्ट टर्म रेट्स बढ़ते हैं तो साथ में लॉन्ग टर्म रेट्स भी बढ़ते हैं, राइट। तो उन्होंने बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने अच्छी तरह से उसको बढ़ाया और नॉर्मली रेट्स ऊपर गए। 2024 में क्या हुआ कि बिकॉज थोड़ा स्लो डाउन का दिखा तो उन्होंने थोड़ा रेट काटना भी शुरू किया। लेकिन 2024 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऐसा हुआ कि शॉर्ट टर्म रेट्स घटे, लेकिन जो 5 ईयर और 10 ईयर बॉन्ड्स थे उनकी यील्ड्स घटे नहीं। ओके। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट थी, वो देखने लगी कि जो आप रेट्स तो काट रहे हो, लेकिन जो आपने डेट इश्यू किया था 21, 22, 23 में, इतना ज्यादा क्वांटिटी का डेट, वो काफी सारा शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी का था। तो 25, 26, 27, 28 में ये जो 22, 23, 24 में डेट इशू किया था उसका रीफाइनेंसिंग होना है, उसकी मैच्योरिटी आ रही है और जो मैच्योरिटी आती है पे करना है, लेकिन पे कैसे करेंगे? कलेक्शंस तो है नहीं, रेवेन्यूज तो है नहीं, तो नया डेट इशू करना पड़ेगा उसकी जगह पे। तो हिस्टोरिकली जो डेट इशुएंस 1-2 ट्रिलियन का होता था वो भी 3-3.5 ट्रिलियन का इशुएंस पर ईयर होना है फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और वो मार्केट देख रहा है कि आप शॉर्ट टर्म रेट्स तो काटोगे बट सप्लाई तो आने वाली है डेट की। तो फॉर द फर्स्ट टाइम 2024 में क्या हुआ कि फेडरल रिजर्व ने रेट्स घटाए लेकिन 10 ईयर बॉन्ड रेट्स बढ़े। ये बहुत ही यूनिक सिचुएशन था। और टिपिकली क्या होता है, जब ये शॉर्ट टर्म रेट्स घटते हैं और लॉन्ग टर्म यील्ड्स बढ़ते हैं तो एक कैरी ट्रेड बन जाता है। तो डॉलर एसेट्स जो थे वो अट्रैक्टिव हो गए। तो सारी दुनिया से बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड यील्ड्स इन द यूएस पैसा खींच के यूएस में जाने लगा। और ये खास करके सितंबर के बाद हुआ। तो न सिर्फ इंडिया लेकिन काफी सारी इमर्जिंग मार्केट्स, यूरोप वगैरह से भी पैसा जाके यूएस में जाने लगा, यूएस बॉन्ड्स एंड यूएस इक्विटीज। तो डॉलर स्ट्रेंथन होने लगा उसकी वजह से। और डॉलर स्ट्रेंथनिंग की वजह से इंडिया से भी पैसा गया और हमने देखा कि सितंबर के बाद पैसा आउटफ्लो हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया की एक यूनिक सिचुएशन ये भी थी, जो हम कहेंगे सेल्फ गोल किया था हमने, वो ये था कि 24 में लग तो रहा था कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, लेकिन आरबीआई ने जो लिक्विडिटी थी वो बहुत टाइट रखी थी। दूसरा, आरबीआई ने जो एनबीएफसी और बैंक थे उनको ये भी कहा कि आप जो हाई लोन है, जो हाई इंटरेस्ट रेट्स वाली लोन है, खास करके अनसिक्योर्ड सेगमेंट में, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है पिछले 4 सालों से, उसको कंट्रोल करो बिकॉज ये हाई इंटरेस्ट वाली लोन्स टिपिकली वीकेस्ट सेक्शंस को जाती है, वो अनसस्टेनेबल ना हो जाए। तो वो जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट था बैंक्स और एनबीएफसी का, उसमें ग्रोथ रेट कम करवाया आरबीआई ने। राइटली सो बट हो गया। ऑलरेडी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी, राइट इफेक्ट। दूसरा ये भी हुआ था कि मार्च अप्रैल से लेके जून जुलाई तक गवर्नमेंट मशीनरी ने डिसीजन मेकिंग बंद कर दी थी बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। तो
तो हमने जो देखा था कि इंडिया की जो पोस्ट कोविड ग्रोथ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो वीक था, तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत स्पेंडिंग करी थी, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, प्लस ऑल द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक पावर सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था गवर्नमेंट ने। करीबन 10 लाख करोड़ का बजट हमने किया था, और हिस्टोरिकल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 25% कंपाउंडेड ग्रोथ हमने दिखाई 3-4 साल के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग में। तो वो एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी इकोनॉमी को। बट ये डिसीजन मेकिंग 2024 के मिडिल में स्लो हो गई, तो वो ग्रोथ रेट भी कम हो गया, तो वो एक सपोर्ट था, तो हमारी जीडीपी उसकी वजह से भी स्लो हुई। तो ये 3-4 रीजंस थे। एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई, आरबीआई ने लिक्विडिटी टाइट रखी, आरबीआई ने एनबीएफसीज को क्रेडिट ग्रोथ करना ग्रोथ स्लो करने को बोला, और तीसरा डॉलर स्ट्रेंथ। तो ये चारों रीजन की वजह से एफआईएस की सेलिंग हमें दिखी। अच्छी बात यह है कि अभी ये चारों रीजन रिवर्स हो रहे हैं। अच्छा। डॉलर पीक आउट हो गया था जनवरी 25 में, और उसके बाद हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस अनसर्टेनिटी डॉलर इज नाउ एक्चुअली वेरी वीक। तो सडनली 3 महीने में, खास करके ट्रम्प साहब के अप्रैल 2 के बाद, जो डॉलर है वो सारी करेंसीज के अगेंस्ट में वीकन हो रहा है, क्योंकि अब लोगों को भरोसा कम है यूएस पे। हमेशा जब ग्लोबल क्राइसिस होती थी, हिस्टोरिकली आप 30-40 साल से देखें, तो जब भी क्राइसिस होती थी तो डॉलर स्ट्रेंथन होता था, क्योंकि सारा पैसा भरोसा यूएस ज्यादा में जाता था। US पे। अब तो यूएस इटसेल्फ इज द प्रॉब्लम, तो कहाँ जाएंगे? तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो पहले वाली इक्वेशन थी कि क्राइसिस इक्वल टू डॉलर, वो इक्वेशन ब्रेक हो चुकी है। तो दैट्स वन। सेकंड इज आरबीआई ने लिक्विडिटी देना शुरू कर दिया है, तो ओएमओ कर रही है, अग्रेसिवली रेट कट कर रही है, तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। अगेन दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर टाइम्स। टिपिकली जब क्राइसिस होती थी तो आरबीआई और गवर्नमेंट डर जाते थे, तो डॉलर को प्रिजर्व करना चाहते थे, तो लिक्विडिटी टाइट रखते थे। ये पहली बार हो रहा है कि ग्लोबल क्राइसिस है और हम रेट्स काट रहे हैं, ये भी पहले कभी नहीं हुआ। तो आई थिंक एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज कम बैक। आप मार्च में देखेंगे तो डिफेंस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, उसके बहुत सारे ऑर्डर्स गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं, और अगर आरबीआई ने ऐसी लिक्विडिटी रखी तो क्रेडिट ग्रोथ अपने आप वापस शुरू हो जाएगी। तो ये चारों जो नेगेटिव फैक्टर्स थे एफआईएस के लिए, वो पॉजिटिव होने लगे हैं और हो चुके हैं काफी हद तक। और इन ऑल दिस टर्बुलेंस डोमेस्टिक फ्लोज तो अच्छे ही रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स देखो, इंश्योरेंस देखो, तो उनके प्रीमियम्स और एसआईपीज वगैरह काफ़ी रेगुलरली कंटिन्यू हुई है। तो एक जो डोमेस्टिक सेविंग्स जो है, वो एक पूल जो है, वो कंटिन्यूस सपोर्ट दे रहा है मार्केट को। और अगर एफआईएस की बाइंग आ जाती है तो मार्केट कहीं ना कहीं जा सकती है। जैसे हम बात करें पिछले 4 दिन से, बाय द वे, एफआईएस की सेलिंग नहीं है, इनफैक्ट पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक यूनिक फेज है मार्केट का, टर्बुलेंट फेज है, लेकिन हम क्लटर को कट करें तो मुझे लग रहा है कि इंडिया में खास करके पैसा जरूर आना चाहिए। और ऑलरेडी हमने जिस तरह से यूएस को हैंडल किया है आफ्टर अप्रैल 2, तो इट्स वेरी क्लियर कि हमारी जो बैक चैनल नेगोशिएशंस है वो ठीक चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वी आर ओके। मिहिर, आपने पिछले 2 साल से आप वापस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आए, बीच में आप इंश्योरेंस सेक्टर में थे, सीआईओ ही थे, लेकिन इंश्योरेंस मनी हैंडल करते थे। लेकिन हमने देखा पिछले 2 साल में कि बहुत फोकस रहा एमएफ इंडस्ट्री का थीमेटिक फंड्स पे। फिर हमने देखा निवेशकों ने बहुत पैसे डाले स्मॉल कैप में, मिड कैप में। अ, शुरू में, अगर आपको याद है, हम सब यही कहते थे कि अगर आप एक नए निवेशक हैं तो उस वक्त हम इन्हें डाइवर्सिफाइड फंड कहते थे। आज हम उन्हें फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप इस तरह से उन्हें कैटेगराइज करते हैं। बिल्कुल। और आपने भी एक फ्लेक्सी कैप, वन ऑफ द फर्स्ट, जो अब आप आए जब वापस, तो यही किया और अच्छा कर रहा है आपका फंड। तो एक जो नया निवेशक है, क्योंकि कई लोगों ने, जो अगर डेटा देखें, अपने एसआईपी रोक दिए या फ्रेश मनी डालना बंद कर दिया, तो उनके लिए आपकी क्या राय होगी इस वक्त? देखिए, अगर नया निवेशक है जो शुरुआत कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आपने जैसे कहा, एक कोर होल्डिंग जो होती है, वो एक डिवर्सिफाइड फंड होनी चाहिए। उसमें फ्लेक्सी कैप भी हो सकता है, मल्टी कैप भी हो सकता है, बट टिपिकली वहाँ से शुरू करना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि क्योंकि आप नए हैं, तो आपको इतनी समझ शायद ना हो कि मिड कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है।
राइट, और कौन से सेक्टर वगैरह में जाना चाहिए। तो ना तो आपको थीमेटिक फंड में जाना चाहिए, ना तो प्योर लार्ज या प्योर मिड या प्योर स्मॉल में जाना चाहिए। एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड होता है, वहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है वो आपके लिए डिसीजन लेता है कि कौन से सेक्टर में डाले, कौन से कैप में डाले, छोटे में बड़े में। इट्स अ ओपन मैंडेट। तो आपकी जो डिसीजन है वो आप फंड मैनेजर को दे देते हो करने के लिए। तो ये मुझे लगता है स्टार्टिंग में जो कोर होल्डिंग है वो इस कैटेगरी में होनी चाहिए। इसी की वजह से जब हमने पहला फंड लॉन्च किया तो वो फ्लेक्सी कैप लॉन्च किया, क्योंकि एक वाइडर बास्केट को हम केटर कर सकते हैं। उसके बाद जैसी आपकी नॉलेज बढ़ती है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और आपकी रिस्क प्रोफाइल थोड़ी ज़्यादा है, तो फिर आप मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक या सेक्टर फंड्स में जा सकते हो। उसमें एक डिफरेंस ये है कि जब आप स्पेशलाइज्ड फंड में जाते हो, जैसे कि स्मॉल कैप या मिड कैप या सेक्टोरल या थीमेटिक में, तो उसमें जो डिसीजन है एसेट एलोकेशन की कि इसी सेगमेंट में मुझे जाना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है, इन्वेस्टर की हो जाती है। इन अ डाइवर्सिफाइड फंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड मैनेजर की है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है, इन्वेस्टर की हो जाती है, या तो आपके एडवाइजर जो भी है। सो दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट मोर क्लोजर मॉनिटरिंग। अगर आपने डाइवर्सिफाइड फंड में डाला तो छोड़ दो उसको, वो टेंशन फिर फंड मैनेजर की है। तो दैट इज द कोर डिफरेंस आई वुड से। सेगमेंट वाइज मैं कहूंगा कि ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया इज़ अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इज़ अ इवॉल्विंग इकोनॉमी। और हमने ये देखा है कि जब इकोनॉमी इवॉल्व होती है, जो इंडिया में अगले 20 साल तक भी इवॉल्व होती रहेगी, नए नए सेक्टर्स आएंगे, नए नए सेगमेंट्स आएंगे, नए नए सब सेगमेंट्स आएंगे, नए नए बिजनेस मॉडल्स आएंगे। तो ये टिपिकली जो होते हैं वो छोटे स्टार्ट होते हैं और फिर बड़े बनते हैं। तो हायर ग्रोथ फेज जो कंपनी का होता है वो टिपिकली स्मॉल या मिड कैप फेज होता है, और वो लंबी ड्यूरेशन का भी होता है। तो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि हमारी जो डायनेमिक इकोनॉमी है, इंडिया जैसी ग्रोथ इकोनॉमी है, उसमें फ्लेक्सी कैप या फिर स्मॉल कैप मिड कैप में भी हम जा सकते हैं, डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क कैपिटल। लेकिन ग्रोथ मैं कहूँगा अभी भी मिड और स्मॉल कैप में ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू लार्ज कैप्स। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम्म। और हमारी जनरेशन में ये एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो वहां से जब आप कैपिटल मार्केट में आ गए तो आपके माँ बाप कितने नाराज थे आपसे? नहीं नहीं, माँ बाप तो बहुत खुश थे, खुश थे? बिल्कुल खुश थे, ये क्योंकि क्योंकि आप गुजराती हैं? नहीं नहीं, वो गुजराती की बात नहीं है। क्योंकि पैसे की अहमियत रखते हैं गुजराती लोग, रिस्पेक्ट करते तो हैं, तभी गुजरात इतना। नहीं नहीं बिल्कुल। तो एक तो 90s का ज़माना था, तो स्टॉक मार्केट मैं कहूँगा जस्ट उभर रही थी, मैं कहूँगा वो टाइम पे। सेकंड इज एज अ इंजीनियर, मैं तो बड़े मिडिल क्लास से हूँ, एकदम सिंपल बैकग्राउंड से हूँ। तो एज एन इंजीनियर जब मैंने फर्स्ट जॉब करी, तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी वो 2700 रुपीज़ पर मंथ थी। और फिर थोड़ा यहाँ वहाँ देखा तो पता चला कि एमबीएस की सैलरी तो उससे 4 गुना होती है स्टार्टिंग सैलरी। तो दैट वाज द डील क्लिंचर। तब एमबीए किया? तब एमबीए किया। तो उसके बाद फिर रास्ता, मतलब चाहे आप इस कंपनी में जाएं, इस क्षेत्र में जाएं, खुल गया। और और जब एक साल मैंने इंजीनियरिंग की नौकरी करी एज एन इंजीनियर, उसके बाद मुझे आईएम लखनऊ में एडमिशन मिल गया, तो फिर मैं एमबीए करने चला गया। और वो 2 साल में जिस तरह से मैगजीन्स पढ़ते थे, पेपर पढ़ते थे, तो दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ फॉरेन मनी कमिंग इनटू द कंट्री। तो पहले एफआईआई फर्स्ट टाइम 90s में आए थे, बिल्कुल। पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक, एफडीआई एफडीआई, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स आए इंडिया में। तो ये काफी ग्लैमरस नाम लग रहे थे, और स्टॉक मार्केट भी ठीक ही कर रहा था। तो एक एक you could see that there was something new happening, some buzz around the capital markets. It was the aftermath of Harshad Mehta scam. करेक्ट। तो मेरे ख्याल से वो नीचे होके फिर मार्केट रिकवर। प्लस इतना फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, तो बाजार का एक्साइट। हमें हर हेडलाइंस में देखे तो आईपीओस की बात हो रही है, न्यूज़पेपर्स में फॉरेन फंड्स की बात हो रही है, ये जेपी मॉर्गन आ गया, पेरिग्रीन आ गया, सब वो सब नए नए नाम दिख रहे थे। इट वाज एक्साइटिंग फेज। तो फर्स्ट जॉब मैंने जब अप्लाई किया तो मैंने एसबीआई म्यूचुअल फंड में अप्लाई किया, और कैंपस से ही मुझे वहाँ जॉब मिल गई। तो फिर दैट्स माय एंट्री टू द कैपिटल मार्केट्स। मैंने कई लोगों से बात की जो जिन्होंने आपके साथ काम किया है, सब कहते हैं कि एक बहुत ही कूल, हम्बल, खुश मिजाज किस्म के इंसान है मिहिर। तो ये कहाँ से आता है? पर्सनालिटी आपकी जो है, क्या से ऐसा सीखा आपने बचपन में? किसने इंस्पायर किया आपको कि इतने सक्सेस मिलने के बावजूद
सर नीचे रख के चलना, हम्बल रहना। आज भी आप आए हैं इन्वेस्टर एजुकेशन की बात करने, तो ये सब भी अपने कीमती समय से आप समय निकाल के आए। मेरे ख्याल से काफ़ी काफ़ी सारी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं या तो जेनेटिक होती है और या तो बैकग्राउंड से होती है। तो जैसे मैंने कहा, आई कम फ्रॉम क्वाइट अ वेरी ऑर्डिनरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड। फादर जो थे वो साइंस ग्रेजुएट थे और एक ही कंपनी में उन्होंने अपनी करियर पूरी 30-35 साल की करी। कहाँ था? वडोदरा में? हाँ, वडोदरा में। तो पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर में स्टेबल जॉब 30 साल में, और सेविंग्स तो कुछ खास नहीं बट स्टेबिलिटी थी। So that stability itself meant a lot actually. Now in hindsight, I realize that the pay was not very high for my father, of course, but that stability gave a lot of comfort. Or in a middle class background with with the surrounding that you are in, everybody was middle class. So nobody was competing for show. Everybody was competing on merit. तो अगर देखा कि स्कूल में अगर अच्छे मार्क्स आते तो आपकी सडनली सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। ना एजुकेशन पे प्रीमियम था। We learn ultimately it's what you do and who you are that will gain respect for you. तो हमेशा जो काम किया है वो रिस्पेक्ट के लिए किया है, पैशन के लिए किया है, और देखा है कि अगर आप ठीक से कर रहे हो तो आपकी ऐसे रिस्पेक्ट आती है। बियॉन्ड द पॉइंट मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट दैट मैटर्स। तो आई थिंक जो आपको तो रिकग्निशन भी बहुत मिली, मनी भी बहुत मिला, आपने तो अच्छे तो उसके लिए हमने आई नेवर किल माई सेल्फ फॉर इट। हाँ, ये मैं पूछना चाहता था, पैसे का क्या रिश्ता होना चाहिए? See, money is an outcome, as I said. It's a process. But if I was given the choice of having 3 times the network and spending less time with the family, I would not choose that. I would rather spend more time with the family. तो इसकी वजह से वैसे एक मैं कहूँगा बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन मेरा लाइफ में था, वो था कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नहीं गया, फाइनेंस में ही, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नहीं गया, क्योंकि मैंने देखा कि बाई साइड पे जब आप फंड मैनेजमेंट में हो तो फिर भी आपका टाइम आपके कंट्रोल में है, क्योंकि मार्केट आवर्स हैं, और आप ऐसी कोई डेडलाइंस डील की नहीं होती है कि आपको ये प्रेजेंटेशन बना के कल प्रेजेंट करनी है। तो हमने देखा है कंसल्टेंसी होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होगी, वर्क आवर्स आर क्रेजी, पेज में भी 2-3 टाइम्स मोर, बट इट्स अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल। चॉइस था, ये मेरा कॉन्शियस चॉइस था कि मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन ये मेरी चॉइस नहीं है क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटीज में नहीं है। तो एक पाथ हमने चूज कर लिया डिपेंडिंग ऑन हु आई एम से। और दूसरा ये भी था कि मैंने ये भी देखा था लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए, रिस्क टेकिंग होना चाहिए, और रिस्क टेकिंग तभी हो सकती है जब आप पॉजिटिव हो लाइफ में। तो मैंने हमेशा देखा है, आपने मेरे करियर में भी देखा होगा कि मैंने काफ़ी जॉब्स भी चेंज करी हैं, बट दोज हैव ऑलवेज रीजन के साथ दे हैव ऑलवेज कम टू मी, आई हैव नेवर लुक्ड आउट, बिकॉज जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि आई हैव ग्रोन विद द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो वो फेज ही ऐसा था कि देयर वाज अ स्कैरसिटी ऑफ एक्सपीरियंस पीपल। तो चलते गए म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में, पॉजिटिव हो गए और ग्रो करते गए। बहुत बहुत धन्यवाद मिहिर, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और सक्सेस मिले, आप और लोगों का पैसा वेल्थ बनाएं, और इस बेहतरीन इंडस्ट्री में जिसमें अभी और भी बहुत ग्रोथ आगे है बाकी, बिल्कुल उसका हिस्सा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।